प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने माली साल 2023-24 का 14,460 अरब रुपए का बजट पेश किया। कल इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया। इक़्तिसादी सर्वे जो हमने देखा, पढ़ा, जो बताया गया उसके मुताबिक जो है बजट का, पिछले बजट का कोई भी टारगेट इस बार अचीव नहीं हो पाया। जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी मईशत की जो हालत है वो दिन ब दिन पतली होती जा रही है। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई है। IMF भी कुछ कहता है और वो ये कहता है कि बजट काबिल कबूल होगा तो आइंदा कर्ज़ की किस्त मिलेगी, और उनका काबिल कबूल जो बजट है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ऐसे में फिर हमारे वज़ीर ख़जाना डार साहब सब अच्छा ही कह रहे हैं और कहते ही जा रहे हैं। आज हमने जो बजट देखा, ना कोई ऑपोजिशन नज़र आई। ऑपोजिशन तो वो होती है बजट में जो शोर शराबा करे, जो तनकीद करे। आज हमें कुछ नज़र नहीं आया। जो बजट वाला एक माहौल होता है हमें हर दफ़ा नज़र आता है, शोर शराबा, मछली मंडी बनी हुई होती है। ऐसा कुछ नहीं था आज। ना ही ऑपोजिशन बेंचों से हमें कोई तनकीद सुनने को मिली। वज़ीर ख़जाना को हेडफोन पहने पड़े, ना ही उन्होंने वो पहने, ना ही बजट की कॉपियाँ आज फाड़ी गई। हम ये नहीं कहते कि लड़ाई झगड़ा हो तो ही बजट अच्छा होता है। ऑपोजिशन को हर बात जो है ना कंसर्न्स होते हैं कि बजट कैसा पेश किया गया, इसमें ये हो सकता था, ये हो सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था आज जब डार साहब बड़े सुकून वाले माहौल में आज डार साहब ने बजट पेश किया। ना ही स्पीकर की कुर्सी का घेराव किया गया, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़ाहिर है कोई जानदार ऑपोजिशन होती तो कुछ पता चलता कि बजट पेश हो रहा है। डार साहब ने खसारे से भरपूर बजट पेश किया, और वो जब बजट पेश कर रहे थे कह के भी बार बार लगा रहे थे। कहीं कहीं तकरीर में वो अपने कॉलीग्स के नाम भी लेते हुए कह रहे थे कि भैया आपकी तजवीज़ भी शामिल कर दी है। एतमाद ऐसा था जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी सेंचुरी मारकर विकेट पर डटा हुआ हो और पेविलियन जाने का कोई चांस ही ना हो, वापस लौटने का उसको चांस ही ना हो। डार साहब ने आज बजट कैसे पेश किया, क्या माहौल था, जरा देखिए। प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये वादा ले लिया है साइड लाइन पे कि अगर मजीद फंड दरकार होंगे तो मैं बैंकिंग कंसोर्शियम बनवा के उनको ये मदद भी करूंगा। वो ये रिकॉर्ड पे नहीं है, इस बजट में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाअल्लाह अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो कुछ होगा मैं हाजिर। इन्होंने मुझसे एक वादा लिया है जी। बिल्कुल वो सामने की हो गया भाई। मैंने तो ऐसा हंसी मुस्कुराहट वाला और तालियां और डेस्क बचाने वाला पहली दफ़ा ये बजट देखा है। नाजरीन, बहरहाल IMF की तलवार तले 13 जमातों के इत्तेहादी हुकूमत ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है, जिसमें माजी की तरह मौजूदा बजट में भी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए हैं। वज़ीर ख़जाना डार साहब ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि हुकूमत ने नए माली साल 2023-24 के लिए बजट का मजमूई जो हजम है ये 144 खरब 60 अरब रुपए रखा है, जिसमें 73 खरब रुपए का जो है वो खसारा होगा। लगभग आधा जो बजट है ये खसारे में जाएगा। तकरीबन 7% जो है खसारे के साथ बजट पेश किया गया आज। यानी वो पैसे हमारे पास हैं ही नहीं, हमें ज़ाहिर है उधार लेना पड़ेगा। हम जो है वो बाहर से पैसे लेंगे, फिर वो कर्ज़ों की अदायगी में, सूद की अदायगी में जाएंगे। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक FBR का टैक्स वसूली का जो हदफ है ये 92 खरब रुपए मुकर्रर किया गया है। यानी आवाम पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने जा रहा है। बजट में दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए रखे गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 22.8 अरब रुपए, जबकि एजुकेशन सेक्टर के लिए 81.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़े इजाफे का भी ऐलान किया है। सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ में 30 से 35% इजाफे का ऐलान किया। कम अज़ कम जो उजरत की हद है वो 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। पेंशन में भी 17.5% तक इजाफा किया गया है। नाज़रीन, बजट में हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए भी एक भारी रकम मुख्तस की है। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 2500 अरब रुपए का होगा, जिसमें सूबों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। बजट में आइंदा माली साल के लिए जो दरामदाद हैं उनका हदफ 58.70 अरब डॉलर और बरामदाद का हजम 30 अरब डॉलर तक ये तखमीना लगाया गया है। ये टारगेट सेट किए हैं। हुकूमत को तवक्को है कि इस बार का जो
ट्रेड डेफिसिट तिजारती खसारा जिसे हम कहते हैं ये 28.70 अरब डॉलर तक रहेगा। इसहाक डार बजट को रियासती उमंगों के मुताबिक उन्होंने एक बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा उन्होंने मतवाजन बजट आज का बजट उन्होंने करार दिया। क्या कहा डार साहब ने, ज़रा सुनिए। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दूरअंदेश क़यादत में हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत की बागडोर संभाली। हुकूमत ने अपने सियासी नुकसानात की परवाह किए बगैर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की अवाम ये पहचान ले कि किसने मुल्क को बचाने की कोशिश की और किसने पाकिस्तान को तबाही की तरफ बड़ी तेज रफ्तारी के साथ धकेला। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये उठता है कि वफाकी बजट में जो ज़मीन आसमान के क़लाबे में लाए गए, जो आदाद शुमार बताए गए और जो रेवेन्यू हासिल करने के लिए टारगेट्स को सेट किया गया है, क्या वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हैं भी या नहीं है। सारा बजट अल्फाज और आदाद शुमार का एक गोरख धंधा है। जो हर साल हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आम बंदे को तो इस चीज़ की समझ में नहीं आती है। जो नंबर्स बताए जा रहे होते हैं उनको ये एक आम बंदे का जो बजट का कंसर्न होता है वो ये होता है कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है या उनके लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ेगा जो हुकूमत बजट पेश करती है। बड़े सादा अल्फाजों में कोई भी समझ सकता है इसको। क्या आइंदा माली साल के बजट में IMF को राज़ी किया जा सकेगा या उनके लिए काबिल कबूल होगा। सबसे अहम सवाल ये है कि हुकूमती ऐलानात के बाद आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। हुकूमत की तरफ से जो टैक्सेस लगाए गए हैं इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ने जा रहा है। महंगाई रुकने वाली है या ये तसलसल ऐसे ही जारी रहेगा। मुआशी बदहाली तो है, इस हकीकत से कोई इनकार कर नहीं सकता। कारोबारी अफराद परेशान हैं, ये भी एक हकीकत है। कारोबार ठंडे पड़ चुके हैं, ये भी एक हकीकत है। बल्कि मुकम्मल ताले लग चुके हैं ये कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। बजट से पहले ताजिर बिरादरी की तरफ से हुकूमत को कुछ तजावीज़ दी गई थी। क्या हुकूमत ने कारोबारी अफराद की तजावीज़ को खातिर में लाई है हुकूमत, या इस बार भी इग्नोर ही कर रही है हुकूमत। हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों पेंशन में जो इजाफा किया गया है क्या वो महंगाई के तनासुब से ठीक है। फिर एडहॉक बुनियादों पर तनख्वाहों में जो इजाफे की तजवीज़ दी गई है क्या इस फैसले को तब्दील करने के लिए जो शर्त में बीच में रखी गई है ताकि इलेक्शन से पहले अवाम की राय पर असरअंदाज हुआ जा सके। महंगाई के तनासुब से कम उजरत 30,000 रुपये मुकर्रर की गई है। क्या एक आम आदमी 30,000 महीने में गुजारा कर सकता है। जितनी बेरोज़गारी हो रही है, जितनी महंगाई हो रही है, ऐसे में लेने वाला और देने वाला दोनों को दो वक्त की रोटी तो चाहिए या कानून के मुताबिक उजरत चाहिए उसको। गुज़श्ता रोज़ का जो इक़्तिसादी सर्वे था उसमें वज़ीर ख़ज़ाना डार साहब ने रवा माली साल के आदाद शुमार बताए थे जिसके मुताबिक मौशी तरक्की समेत ज़रई और सनती तरक्की के जो अशारिये थे वो मनफी थे। तो क्या हुकूमत ने इस बार काबिल अमल मुआशी अहदाफ को सेट किया है या नहीं। तिजारती खसारे के हवाले से हुकूमत ने जो तखमीना लगाया है क्या उसको अचीव किया जा सकेगा। मौजूदा बजट पर IMF बजट जो है वो है या PDM हुकूमत ने ये इसको इलेक्शन बजट दिया है। इस हवाले से मुआशी माहिरीन और कारोबारी अफराद की मैं राय जानूँगी। आज प्रोग्राम हमारा बजट के हवाले से ही होगा कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बजट के हवाले से क्या असर पड़ने जा रहा है। मैं बात करूँगी, मुझे इरफान इकबाल शेख साहब ज्वाइन करें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे एक राय दीजिए जो आज बजट पेश किया गया, जिस तरह बजट पेश किया गया और जो नंबर्स दिए गए और जिस तरह से ट्वीट्स में खुशखबरियाँ बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई तरक्की का दौर शुरू हो चुका है। अगर मैं आसान अल्फाजों में आपसे पूछ पाऊँ और आप बता पाएँ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा तो आपका क्या जवाब है। देखिए, पहली बात यह है कि ये बजट पूरे साल के लिए बजट नहीं है। ये बजट 3 महीने को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस बजट के बाद कई मिनी बजट आने हैं जो आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने बजट दिया है इन्होंने बेसिकली आपको पता जो हालात थे पाकिस्तान के, उन्होंने उस हालात में उसको IMF को भी रखना था और फिर क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उसको भी उन्होंने सेटल करना था। तो उन्होंने बजट इस तरह से पेश किया है, इस तरह से हुआ है कि वो सब चीज़ ठीक के चक्कर में रखना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन मकसद कि हम इस इकॉनमी को किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं। हमने 0.29% की शरह नमू हमारी है और हमने दिया है 3.5 का।
एक तो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं कि इसको किस तरह नहीं, से सबसे लेके पहले जाएंगे, तो कोई मुझे ये डिटेल- बताएं ना, जो इक्तिसादी सर्वे में 0.29 की कल जीडीपी ग्रोथ बताई गई है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इसे मुतमईन हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो मौशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि कैसे डॉक्टर साहब ने ये हमें कह दिया कि जो हमारा जीडीपी थी पिछले साल की, मौजूदा साल जो 30 जून को खत्म होने जा रहा है माली साल, 0.290.29% कैसे रही भाई, ये तो मनफी में जा रही है, और आप कैसे कह सकते हो फिर आप हमें बता रहे हैं कि 3% आपने टारगेट रखा है। सबसे पहले तो ये बताएं, आप मानने को तैयार हैं कि ये पॉजिटिव में ही रही है हमारी जीडीपी? देखिए, ये तो हकीकत है कि इसमें जो चीज़ें जो ना उसको अपना किया गया है, और मुझे काफ़ी चीज़ों के उसके ऊपर है। ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इन्होंने हमारे से वादा किया था कि हम इसमें इंडस्ट्रियल पैकेज भी को देंगे, और हम अपना ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके लिए भी हम एक पॉलिसी लेके आएंगे। देखिए, आपके पास 3 चीज़ें हैं इस मुल्क को बेहतर करने की। नंबर 1 आपकी एक्सपोर्ट है, नंबर 2 आपकी जो है ना रेमिटेंस है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें भेजते हैं, और नंबर अपना ये है कि एफडीआई यहाँ पे आनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि एफडीआई अब जो बदला भी लेके यहाँ पे डिवैल्यूएशन कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है डॉलर 300 को उससे भी क्रॉस कर गया है, और कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस वक्त लाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है मैं 300 में लेके आता हूँ तो कोई गारंटी इसकी किस्म की नहीं है कि ये 300 से 400 पे नहीं चले जाएगा, ये 500 पे नहीं चले जाएगा। डॉक्टर साहब तो कहते हैं ये 240 एक्चुअल रेट है, बट मेरी एक बात जो खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कुछ नहीं पता, इसलिए एफडीआई यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये 3 चीजें जो आपके मुल्क को बेहतर कर सकती है। एक आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी है जिसके ऊपर उन्होंने काम थोड़ा सा किया है, और थोड़ी सी उन्होंने दादोशुमार चलिए, उस पर तो आप थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं ना एग्रीकल्चर पॉलिसी पे, और उसके टारगेट्स के हवाले से। पिछले साल जो फ्लड था, फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इसमें आप थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं। लेकिन इस बार जो टैक्सेस में इतना ज्यादा इजाफा कर रहे हैं, 9,000 अरब आपने टैक्स से अगर इकट्ठा करना है, ये तो आम आदमी पर ही बोझ पड़ेगा। ये मेरी बात सुन, 9,200 में बजट में उन्होंने बता दिया कि जी हमने इसका रेवेन्यू टारगेट रख दिया है। हाँ। उन्होंने बताया कि 1700 बिलियन हम किस तरह से बढ़ाएंगे, और जो पिछला है 7600 बिलियन वो तो भी हमारा 71 बिलियन के करीब इकट्ठा हुआ है। तो ये हमारा आएगा बेसिकली 2100 बिलियन, जो कि हम कहाँ से लेके आएंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी इसकी डिटेल जब हमारे पास आनी है ना, कहते हैं ना कि डेविल ऑलवेज बिहाइंड द डिटेल्स। ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी कल तक, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कल 5 बजे। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि कारोबारी तबका हर बार उसकी कोशिश होती है कि हुकूमत को तजावीज़ दी जाएं। ज़ाहिरा आप लोग भी माहौल से बखूबी वाकिफ़ होते हैं, जो मौशी माहौल चल रहा होता है, और पिछले 1 साल से जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, मौशी बदहाली में इजाफा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ के दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर पता चला है कि तब डॉलर क्या था और आज क्या डॉलर है। पिछला डॉलर इन्होंने 100 जो बजट था वो 190 रुपये डॉलर पर आपने बजट पेश किया था। आज आप देख लें कि 300 से ऊपर डॉलर है। तो आप लोगों की इस बार की तजावीज़ थी क्या? बिल्कुल, देखिए जी, हमने तो तजावीज़ दी थी। हमने बेसिकली पैकेज किया था कि हमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल पैकेज दें ताकि इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़नी है। आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर मेन है ना फोकस, तो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी उस वक्त जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी, और आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, और आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपका जॉब क्रिएशन होगी, जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे। ये 3 चीज़ें जिसमें कहा था कि जो उन्होंने कहा पैकेज हम चाहते हैं कि पैकेज हमें मिले ताकि लोग इसमें आए और अपनी इंडस्ट्री लगाएं। यहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आप कहते नहीं हम तरक्की कर जाएंगे। कैसे तरक्की करेंगे जब तक आप एनवायरनमेंट नहीं देंगे? यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री लगा ले 100 महकमे उसकी हिसाब डालते हैं। हमें तो फौरी तौर पे इंडस्ट्रियल पैकेज चाहिए, और वो एक ऐसा चाहिए जिसमें लोग आसानी के साथ काम कर सके, बिजनेस कर सके, पैसे बना सके। देखिए, जब तक आपकी इंडस्ट्री पैसे नहीं बनाती तब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वही पैसा जो कमा गए उसी ने इसको इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी होती है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मसला ये है कि जो पैसे कमाते हैं उसको बुरी नजर से देखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा था ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस है, क्योंकि हमारी जितनी भी पेमेंट आती 31.2 बिलियन थी लास्ट टाइम हमारे पास रेमिटेंस, जो इस बार रह गई है 27 के लगभग होगी, और जिसमें तकरीबन कोई 13% के करीब कमी आई है। अब मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट में 14% कमी आई, 13% आपकी इसमें आई। हमने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हमें चाहिए फौरी तौर पे पॉलिसी चाहिए, ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें वो इंडस्ट्री के लिए पैसे ला सके।
अब आपने बात कर दी कि हम लैंड्स के लिए उनको कर देंगे, भाई लैंड्स का हमें क्या फायदा है? इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा अगर पाकिस्तानी ओवरसीज, तभी जाके वो आपका काम चलना है, और उसके लिए आपको एक स्पेशल पैकेज। क्या यहाँ पर पाकिस्तान के हालात सरमायाकारी के लिए मौजू है? क्या लोग बाहर से आएंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो इस्तेहकाम होता है, वो आपकी सियासी सूरत हाल से जुड़ा हुआ होता है। और पिछले एक साल से जो हम सियासी अदम इस्तेहकाम पॉलिटिकली देख रहे हैं, और पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत की तवज्जो नहीं रही मैशियत पे। IMF के पास जाते जाते डार साहब ने इतनी देर कर दी, और आज वो हम पे वक्त आ गया कि IMF की इतनी शराइत बढ़ चुकी हैं कि आप कुछ भी करते जाएं, IMF की शराइत जो है आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं उनको। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप नहीं समझते कि जब तक ये खत्म नहीं होगा आपके मौशी हालात ठीक नहीं हो सकते? कैसे कोई आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? सबसे बेहतर और सबसे पहली जो प्रायोरिटी वो यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी और अपनी बातों को मनवाएगी, और आगे जिनके पास पूरा अगले 5 साल का होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन कराए जाए, एक जो भी आए। मैं कहता हूँ हम तो फेडरेशन जो पाकिस्तान जो ना, हम तो 15 साल का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान लेके हम अपना घूम रहे हैं, और तमाम सियासी पार्टियों को हम बुला रहे हैं कि खुदारा हमारे पास आए और इसके ऊपर हमसे मीटिंग करें। क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है 3 साल बाद वो आती है, और दूसरी गवर्नमेंट आती है 180 पे डिग्री पे बनाती है अपनी पॉलिसी, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं। हम 74-75 साल से जलील ख्वार हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी बुरे हालात में पहुंच चुकी है। खुदा के लिए ये 15 साल का एक प्लान दें, ये 15 साल का प्लान हम आपको दे रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ बैठ के बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको ये बजट IMF के लिए ज्यादा मौजू लगा है, IMF को मनाने के लिए, या ये एक सियासी बजट था? इस हुकूमत ने, जाहिर है 13 पार्टियां, इन्होंने इलेक्शन में भी जाना है, तो आवाम को कहीं तो इनको राम करना है, खुश करना है। तो ये आपको बजट ज्यादा सियासी लगा है या IMF को खुश करने का बजट है ये? देखिए, IMF को खुश करने के लिए जो IMF ने कहा था ये कर चुके हुए हैं। अभी जो बजट उन्होंने पेश किया है ना, ये सिर्फ आवाम को अपनी पॉलिटिक्स को करने के लिए, उसके लिए बजट आया है। और ये इस वक्त जो बजट पेश किया गया है, देखिए डार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको अपना प्रेजेंट किया है, और आम तौर पे आम बंदा है उसको तो नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, ये कितनी क्या डिटेल्स है। बट ये चीज़ें जो है ना आने वाला वक्त बताएगा, और जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे ना, आज रात में सारा बैठना है, मैंने निकालना है सारा इसमें। जब मैं इसमें से निकालूंगा तो मुझे सब डिटेल्स पता चलेंगे कि इसके पीछे है क्या, और ये किस तरह से इसको लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक ले रही है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलोच साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साहब आपका। सबसे पहले आपकी राय आज के बजट के हवाले से, आपको ये बजट कैसा लगा कारोबारी लिहाज से? देखें, कारोबारी लिहाज से तो ये बजट किसी काम का नहीं है, मैं तो इसको मुस्तरद कर चुका हूँ। देखें, बात ये है कि आपके पास है ही कुछ नहीं, आपने बजट में देना क्या था और दिया क्या है। हमें कहा गया कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, और डार साहब ने भी यही कहा कि कोई नया टैक्स नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो 9,200 अरब रुपया है, ये आपने इकट्ठा कहाँ से करना है? क्योंकि मुल्क का कोई और इदारा तो मुनाफा बख्श नहीं है, आम आदमी से करेंगे, सनतकार हैं, ज़राअत पे। और इन्होंने कहाँ से इकट्ठा करना है? हर चीज महंगी होगी, जाहिर है उस पर टैक्स लगा देंगे, आप भी पे करेंगे, हम भी पे करेंगे। वही होगा क्या कि हमारे जो कमर्शियल बिजली के बिल होंगे उन कीमतें बढ़ा देंगे, गैस की कीमतें बढ़ा देंगे, आवाम और हम मिलके ये 9,200 रुपया इकट्ठा करके पूरा करेंगे। इस वक्त हालत हमारी ये हो चुकी है कि हम बिल्कुल ये जो 11 महीने ने इसमें तबाह होकर रह गए। हमारी इंपोर्ट बंद होने की वजह से, जैसे इंडस्ट्री वाले चीख रहे थे, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, बनने को कुछ है नहीं, सिवाय अभी तो कस्टमर जो है उसके पास पैसे नहीं है, आवाम के पास पैसे कोई नहीं है कि दवाइयों और रोटी के अलावा कुछ बंद है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो अब डॉलर्स है नहीं, डॉलर जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंपोर्ट ये खोलेंगे। ये देखे, ये ऐलान करते इस बजट के अंदर कि हम ये अपने अखराजात कम कर रहे हैं। मुझे दुख हुआ कि आज वज़ीर आज़म साहब ने आते साथ ऐलान किया,
के बजट पेश करने से पहले कि मैंने एक और मुशीर भर्ती कर लिया है। भाई इसकी क्या ज़रूरत थी? वो 100 से ज़्यादा तो हमारे वज़ीर मुशीर हो गए हैं, उनके अखराजात, उनकी मरात, उनकी तनख्वाहें। अगर तो ये सारे कहते कि जी हम सारी मरात ख़त्म करते हैं, हम तनख्वाहें आधी करते हैं, हम साइकिलों पे दफ्तरों में जाएंगे, हम एयर कंडीशन बंद करेंगे, हर घर का पंखा भी चलता, हर घर को रोटी भी मिलती, ऐसा काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारा बोझ मुड़ तोड़ के आवाम के ऊपर है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक किराएदार ताजर हूँ, मुझे पता है कि क्या मुश्किलात होती हैं नीचे। बड़े लोग ये नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, जिनके 10-10 लाख के चश्मे हों, 30-30 लाख के हमारी पुरानी अब आज वज़ीर ख़ारजा हैं जो परस रखती हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमारे कभी वज़ीर ख़जाना मुल्क का कोई MNA नहीं हुआ, कौमी असम्बली का मेंबर नहीं हुआ, बाहर से ही हम बुलाते हैं और डार साहब को तो ऐसे पेश किया गया जैसे कोई टार्जन की वापसी हो रही है और डार साहब को ही ले उड़ा। तो मतलब आज तो मुझे ऐसे लग रहा था डार साहब डर के बजट पेश कर रहे हैं, डरे हुए थे, मतलब उनमें वो चीज़ नहीं थी जो वो तो बड़े कहके लगा रहे थे, इतना हंस के बजट वो पेश कर रहे थे, वो तो बड़े खुश थे। डरे हुए तो नहीं लगे, डरे हुए कहीं से नहीं लग रहे थे। चेहरा नहीं देखा है, बाकी लोग कुछ पीछे हंस रहे थे, उनको कोई परेशानी थी बजट पेश करते हुए, मैं देख रहा था लगातार। क्या परेशानी हो सकती है उनको? उन्होंने तो पेंशन्स में भी इजाफा किया, वो तो खुशखबरियां दे रहे थे, सारा बजट खुशखबरियों से भरा हुआ था। ये है कि हम आवाम को दे कुछ नहीं रहे हैं, उल्टा आवाम को चूस रहे हैं। ये देखिए ना, जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये हम ही से पूरे करने हैं ना इन्होंने। इनके पास तो कोई आमदन का जरिया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है कि ये कहते हैं हमारे पास इतना ख़जाना, इतना रकम पड़ी है, हम ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। भाई ये बोझ आप मुड़ के उसी पे डाल रहे हैं, जिसकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं उस पे बोझ भी डालेंगे आप, उसके अखराजात और बढ़ाएंगे आप, उसके गैस बिजली के बिल बढ़ा देंगे, कि कोई इनडायरेक्ट टैक्स के कई चीज़ों पे लगा देंगे, वो बेचारा क्या ख़रीदेगा फिर? इससे तो ऐसे ही रहता तो बेहतर था। बात यह है कि जब तक हम फ़कीराना ज़िंदगी, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनने वाला मुल्क है, हम सादा ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं बनेंगे तो हम इसी तरह डूबते चले जाएंगे। ये कह रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर, और डिफ़ॉल्ट के सिंग 8 बजे दुकानें बंद करने के लिए कह रहे हैं, इसका भी बड़ा नुकसान होगा, इस पर भी ताजर मानने को तैयार नहीं है। अच्छा चलें आगे इसकी तरफ देख लेते हैं। आप देखें 8 बजे दुकानें बंद कर दें। ओ भाई आपको किसने मशवरा दिया? जब ये हुकूमत आई थी, आपको याद होगा, तब भी इन्होंने ये ऐलान किया था कि दुकानें बंद कर देंगे। तवानाई की बचत होएगी ना। 1 करोड़ ताजर है पाकिस्तान का जो कमर्शियली कारोबार करता है। बिजली आपके मुल्क में आगे नहीं है, जो है वो महंगी है। पीक आवर्स में, सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, पीक आवर्स में हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं, और अगर हम ये बिजली ना खरीदें इन 4 घंटों में तो ये मुल्क में बिजली ये बनेगी कैसे? लोग इस्तेमाल कैसे बिजली बनकर आएगी? तो बात ये है कि इनको पता नहीं कौन मशवरे देता है, मुड़ तोड़ के इनको कोई और काम है नहीं है, चलो जी दुकानें बंद कर दें, हम शो करेंगे जी बड़ा काम हो रहा है हमने एनर्जी बचाने के लिए। एनर्जी बचाने के लिए वज़ीर तवानाई का किसी को पता ही नहीं है, या वज़ीर दिफा साहब बात कर रहे होते हैं, या वज़ीर प्लानिंग बात कर रहे होते हैं। वज़ीर तवानाई दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि वज़ीर तवानाई की जगह कोई और बात कर रहा है? सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, कि ये मार्केट्स बंद हो जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाते हैं। दुनिया में वैसे ऐसे होता है, शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स जल्दी बंद हो जाती हैं। वो बाहर का वैसे ये लाइफस्टाइल तो है, लेकिन हमें बाहर से मुकाबला कर नहीं सकते। वैसे मैं मानता हूँ दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन दुनिया तो खुशहाल है, हमारा तो बेड़ा गर्क है। हम तो जलील होकर रह गए, हम तो इस मुश्किल में, इतनी मुश्किल में खड़े हैं कि इस गर्मी में मुझे बताएं कोई कस्टमर आता ही नहीं है दुकानों पे। कोई ये आए ना हमारे साथ 6 बजे, ये नमाज पढ़ के सारे दफ्तर खोलते हैं, बैंक खोलते हैं, दुकानें खोलते हैं, फिर हम भी बंद कर देंगे। ये उस तरफ तो आते नहीं, ये कहते हैं हम सोए रहे हैं, हम मर्जी से आए, दुकानदार जो है वो सुबह आ जाए। दुकानदार के लिए दीन है, हमारे लिए नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारी हुकूमत करके आ रही है। ये जब से ये 12 इकट्ठे मिले हैं ना, इनको अपनी परेशानी लाक है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इनको करना क्या है। लेकिन पिछले साल जो सैलाब आया, सैलाब ने भी बड़ी तबाही मचाई, $15 अरब का हमें उसमें भी नुकसान हुआ, तो इसमें तो मार्जिन देना चाहिए हुकूमत को। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने तो उनका कुछ नहीं किया, ताजरों ने उनको जाके राशन पहुंचाया। मैं खुद पता नहीं कितने ज़िला में गया हूँ राशन इकट्ठा करके। हुकूमत ने तो कोई पता चला है कि हुकूमत ने कहीं मदद की हो उनकी? लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, जितने मुल्क में लोग थे, एक तो हमारी कौम बड़ी अच्छी है, यकीन करें, जब भी कोई ऐसा मसला होता है ना, हुकूमत
तो कुछ भी नहीं करती हमारी हुकूमत ने, तो ध्यान ही नहीं दिया उधर कि क्या हो रहा है। हमने कर लिया। इस हुकूमत को क्या मार्जिन मिल रहा है? मार्जिन 11 महीने के इनको मुफ्त में मिल गया है, लेकिन इन्होंने करना कुछ नहीं है, ना इनसे कुछ होना है। मुल्क इस वक्त खाई के किनारे पे खड़ा है, बजट के डूब बाद रहा है, कुछ है नहीं है। देखिए, इस बजट के बाद महंगाई का एक तूफान आएगा। तूफान के तूफान आ चुका है, अब उसमें और मजीद कोई 1120 किलोमीटर की रफ्तार से कोई चीज़ आने वाली है। मुझे तो लग रहा है ये जो महंगाई होगी, अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग जो है ना या तो बाहर बिल्कुल ही निकल आएंगे या बिल्कुल ही खामोश होकर घरों में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना कुछ देखने को है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को। अब नहीं लोग निकलेंगे बाहर, अब क्यों निकलेंगे लोग बाहर? ना अपनी तनख्वाहें कम कर रहे हैं जी। कभी आपने लोगों को महंगाई की वजह से बाहर निकलते देखा है? हमारे अवाम में इतना शऊर है कि महंगाई की वजह से बाहर निकले? लोग तो जाते हैं, सिर्फ जलसों में जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है ना कि आपको जब कुछ नहीं जब कुछ नज़र नहीं आता ना, तो फिर लोग ज़रूर निकल आते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है। मेरा ईमान कह रहा है कि इस वक्त कुछ होगा, क्योंकि इस वक्त ना बिल्कुल कौम खामोश है। कौम को समझ ही नहीं आ रही है कि इस वक्त ऊपर क्या हो रहा है। जो डेली वेजेस वाले हैं लोग, नहीं आएगा ना, जो महाना उजरत है उसमें भी इजाफा किया है, ये क्यों नहीं लाते हैं? उससे भी मुतमईन नहीं है। 25 से 30 हज़ार रुपया महीना उजरत की है इस हुकूमत ने, मंथली। वो जो 25-30 हज़ार की है, वही जब बिजली का बिल बढ़ा देंगे, गैस की कीमत बढ़ा देंगे, उस बेचारे के पूरे हो जाएंगे, उसका किधर होगा। बात यह है कि जब तक आप इस्तेकाम नहीं लाएंगे, कोई मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। 11 महीने से इंपोर्ट बंद है। जिस मुल्क की साल से इंपोर्ट बंद हो, वो क्या कर सकता है? देखिए, दो तबके हमारे, एक तबका इंपोर्टेड सामान ख़रीदने वाला है, इंपोर्टेड बेचने वाला है, वो तो पूरे साल से मतलब वो कारोबारी तबाह हो गया, और लेने वाला मौजूद है, उसके लिए चीज़ें नहीं हैं। और जो निचले तबका, उसको रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, वो बन नहीं रहा है। जब वो बन नहीं रहा है तो कुछ बेचने के लिए कुछ दिनों बाद, अब तक तो स्टॉक चल गया, अब बनाने के लिए, जैसे इंडस्ट्री वाले रो रहे थे आपसे, बनाने के लिए कुछ है ही नहीं है। जब बनेगा कुछ नहीं, बिकेगा कहाँ पे? ये बहुत सारी मुश्किलात हैं। ये हुकूमत मुश्किलात में घिरी हुई है, ये सच नहीं बोल रही है। इनको सच बोल देना चाहिए कि इनके बस की बात नहीं थी। ये इन्होंने ना खामखा मुश्किल में हाथ डाल दिया है। तो क्या ताजिर बिरादरी इस बजट को मुस्तरद करती है? जी, मैं एज ए ताजर नुमाइंदा जो पाकिस्तान के, देखिए ना, इसको कैसे एक्सेप्ट करें? इसमें क्या है? इन्होंने कहा जी ये 9,200 रुपये हमसे ही इकट्ठे कर रहे हैं ना, हम कैसे मान लें भाई? इन्होंने अपने इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं किया है। मुझे बताए मुल्क का कोई इदारा मुनाफा बख्श है? 5-5, 6-6 अरब रुपए के खसारे में है, तो ये हुकूमतें कर के आ रही हैं। ये वज़ीर प्लानिंग से मैं पूछना चाहता हूँ, 30 सालों से ये 15 साल एक पार्टी ने, 15 साल एक पार्टी ने हुकूमत की है। इन्होंने कोई प्लानिंग की है कि ये कर्ज़े ख़त्म हो जाएं, ये जो हमारे इदारे मुसीबत में हैं ये बाहर निकल आएँ और मुनाफा बख्श हो जाएं? भाई, जब तक आप, वो घर कैसे चल सकता है, वो मुल्क कैसे चल सकता है जिसके अखराजात बहुत ज़्यादा और आमदन हो ही नहीं? जिसकी आमदन हो ही नहीं, कर्ज़े पे चल रहा हो, और लोग कर्ज़ा देना भी बंद कर दें, उस मुल्क का बनेगा क्या? ये इनको सोचना चाहिए जो रोज़ाना एक मुशीर भर्ती करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, सदर अंजुमन ताजरान पान, मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। मोहसिन साहब, आप लोगों का क्या ख्याल है आज के बजट के हवाले से? पिछले तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर को अगर आप देखें, और इस PTM हुकूमत के 2 सालों के बजट को देखकर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बजट आज की मौशी सूरत हाल को किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या जवाब है आपका? देखें, जो लास्ट 1.5 साल से इकॉनमी की पोजीशन है और जो कंट्री के हालात है, मैं समझता हूँ इन हालात में बजट जो वसाइल है उसी के हिसाब से दिया जा सकता है। और बजट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बेसिकली कि जो इम्प्रूवमेंट है
वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। बेसिकली जब तक आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट रेट ख़त्म नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं होगी। आप बजट तो दे रहे हैं, हम चीज़ें दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी दी है इन्होंने, काफ़ी चीज़ों में बेहतरी भी है, लेकिन हमें कोई आगे नज़र नहीं आ रहा कि बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो। बेसिकली आपको तो कंट्री नहीं, को 7% खसारे के साथ आप बजट दे रहे हैं तो ये बेहतर, और ये जो आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ कहाँ से निकाल के इन्होंने देनी है? वो खसारा इन्होंने पूरा करना है। 9,000 अरब के 9,200 अरब के आप टैक्स लगा रहे हैं, वो पैसा आम आदमी से इन्होंने पूरा करना है, तो फैसिलिटीज़ कैसी? एक हाथ से अगर आप दे रहे हैं तो दो हाथों से तो आप खींच रहे हैं आम बंदे से। नहीं, डेफिनेटली खींच रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें जो देखें, देंगे कहाँ से? आपके पास कुछ होगा तो देंगे ना। आपकी जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप दिखा रहे हैं, आपके पास तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। जो हालात है, मतलब ग्रोथ आपकी नेगेटिव में नज़र आ रही है, आने वाले टाइम में भी नेगेटिव नज़र आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने नेगेटिव दिखाई नहीं, उन्होंने फिर भी 0.29% रखी है, जो बहुत से मौशी माहिरीन के मुताबिक ये नेगेटिव में है, -3, 3.5% रही है। देखें, डेफिनेटली नेगेटिव ही नजर आएगी और आगे भी आपको दोबारा फेस करने पड़ेंगे इसी तरह के बजट, और आपको इसी तरह चीज़ों में कहीं भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। बेसिकली जो इश्यूज़ है ना, हम डायरेक्टली उन इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, हम एक सिर्फ चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि हम किस तरीके से पेश कर दे, बजट पेश कर देना है, नई इंटरिम गवर्नमेंट आ जानी है, फिर उसके बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई बेहतरी की सूरत हाल नज़र आए। और जो हमारे जो देखिए, हम पे IMF का भी तो प्रेशर है, आपको लगता है कि IMF अब मानेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि दोबारा इनको रिव्यू करना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। आपने देखा था कि एक बजट आया, दोबारा बजट आया था और दोबारा उन्होंने 8-9 दिन के बाद चीज़ों को दोबारा करेक्शन किया और सारी चीज़ें, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की चाहत होगी, पॉलिटिकल उस पर उनकी कोशिश थी कि हम काफ़ी रिलीफ दें लोगों को नज़र आए, हम इलेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें बेहतर नज़र आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी सही डायरेक्शन में जाएगी। इकॉनमी की पोजीशन ये है कि जहाँ भी इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट होता है वह कारोबार नहीं होता, लोग पैसे बैंकों में रखते हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही होती है, प्रोजेक्ट चल नहीं होते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की कॉस्ट डबल हो गई है, तो किस तरीके से लोगों को घर मिलेंगे या हम घर बना सकेंगे? मुझे नहीं लगता जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो भी अपने वक्त पे कंप्लीट होंगे। और लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को भी तो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन में लाना ज़रूरी है ना। जब तक ये भी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इनको नहीं लेके आएंगे तो आप अपना टैक्स का जो एक टारगेट है वो आप कैसे अचीव कर सकेंगे? देखिए, प्रॉब्लम रियल एस्टेट का ये नहीं है। रियल एस्टेट का प्रॉब्लम ये है कि जो एसोसिएशंस हैं, जो आबाद के मेंबर्स हैं, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, वो टैक्स पे में है। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है और जिसके कोई आप एक्टिविटीज़ जो दूसरी हो रही है उसको आप काउंट नहीं करते, वो उतनी बड़ी है जितनी ऑफिशियल हो रही है, उतनी इलीगल हो रही है। तो हमें उन लोगों को टैक्स में लाना है जो इलीगलिटीज़ है। ये जो नॉन फाइलर नाम की चीज़ होती है, ये कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं होता। नॉन फाइलर क्या होता है? तो हम नॉन फाइलर को लेके अरसे दराज से चले आ रहे हैं और कुछ लोगों को सेव कर रहे हैं, और उसमें ऐसे लोग हैं जिनका कभी भी टैक्स से वास्ता नहीं रहा और हम उनको टैक्स नेट में नहीं ले रहे। टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा। टैक्स नेट जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक हमें ये इश्यूज रहेंगे। हमें पॉलिसीज़ को, मैं समझता हूँ, मेरे से जहन में है कि हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम से इकॉनमी को अलग करना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी पे सब पार्टियों की साइन करनी पड़ चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देनी चाहिए इस मुल्क को, अगर हमें बचाना है तो। अगर इसी तरह रहना है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। इसी तरह हम तो पीछे आप ये देखिए, कंस्ट्रक्शन के शोबे की जो शरह नमू थी ये 5.53% रही और इसका जो टारगेट था वो था 4%। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपका सीमेंट महंगा हुआ, आपका सरिया महंगा हुआ, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मटेरियल की बढ़ गई, जिसकी वजह से आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सके। ये बेसिक मेन रीज़न है क्या? बेसिक मेन रीज़न यही है कि आपकी कॉस्टिंग जो 1 लाख रुपए टन, 1.25 लाख रुपए टन सरिया था वो 3 लाख रुपए टन हो गया। जो सीमेंट 500 रुपए बैग था वो 1150-1200 रुपए बैग हो गया। बाकी सारी आइटम उसी तरह बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जहाँ 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट थी वहाँ 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गई। तो आपकी कॉस्ट ही डबल हो गई हर चीज़ में। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट 10,000 10,000 9,000 रुपए में या लो कास्ट या मिडिल क्लास
जो प्रोजेक्ट हुए थे वो बनने की पोजीशन में नहीं है। वो पार्टियां डिफॉल्ट हो जाएंगी, वो लोग प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे, वो लोगों को घर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स रुके भी हुए हैं इसी वजह से। काफी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और काफी प्रोजेक्टों में मतलब जो वो प्रोजेक्ट बन नहीं सकते इसलिए कि कॉस्ट ज्यादा हो गई है और आपने पब्लिक को कम पैसों में दिए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट गवर्नमेंट को भी बैठना है, अथॉरिटी को भी और डेवलपर्स को भी। तो कहीं वो भी उस वक्त होगा जब आपका डॉलर कहीं पे रुकेगा। अगर वो 316 रुपए या 318 रुपए पे भी आज है तो भी हमें नहीं लगता कि ये कंटिन्यू इसी अमाउंट पे रहेगा या इसी उस पे रहेगा, या ये भी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया कि कॉस्ट आपकी डूइंग 21%। पिछले साल 11% था जब ये 24% है। आप 21% तो वहां का रेट है, आप जब लेने जाते हैं तो 24-25% ट्रू, वेरी ट्रू। तो जाहिर है 25% आप कर्जा नहीं ले सकते। आम छोटा जो कारोबारी तबका है वो तो कैसे आप कर्जा लेके तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपने इंटरेस्ट रेट इतना आसमान पे पहुंचा दिया है। आप देखिए जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनके, आप समझते हैं कि उनको भी नुकसान हुआ है इसका? देखो सबको नुकसान है, पूरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, कुछ टोटल बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हुआ। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लोग बैंकों में पैसे रखेंगे और हमारे जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा तो बैंक के प्रॉफिट है। तो हम कारोबार ना करें, घर पे बैठे और पैसा बैंकों में रखें, वो ज़्यादा बेहतर है कि हम कारोबार करके इतने प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के भी लें, इतने टैक्सेस भी दें, इतने लोग भी। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल चीज़ें होती जा रही है। और बहुत मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कंडीशन कंट्री की ऐसी है कि हमें कोई सीरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज हम उसी तरह अगले बजट में बैठे होंगे और रो ही रहे होंगे, इसलिए कि यही कंडीशन होगी। IMF भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहा होगा और हम पीछे लगे हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, साबिक चेयरमैन आबाद साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। तजुर्बाकार PDM हुकूमत में बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान शामिल हैं। अपनी कारकर्दगी की बिना पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्पीड का खिताब कभी देते हैं ये लोग, कभी वो अपनी भाग दौड़ से खादिम आला पंजाब कहने में शहबाज शरीफ साहब बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। मुआशी जादूगर और डॉलर को कंट्रोल करने के माहिर समझे जाने वाले इसहाक डार वज़ीर ख़जाना हैं। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तानी इकॉनमी को मॉनिटर करते हैं, डिक्टेट करते हैं। जेल में बैठकर मईशत पर दर्जनों किताबें घोल कर पीने का दावा करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इत्तेहादी हुकूमत के जो करता धरता हैं, मगर अलमिया तो देखिए कि अपने तमाम तर दावों वादों के बावजूद तजुर्बाकार हुकूमत से रवा माली साल के मुआशी अहदाफ पूरे नहीं हुए। हर तरफ खसारा ही खसारा है, तनज़ुली ही तनज़ुली है और आम आदमी के लिए तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। आज का बजट मैं बात करूँगी, मुझे माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपका। डार साहब ने आज इसको कहा, बड़ा आपने देखा होगा बजट की जब वो पेश कर रहे थे, हंस रहे थे, कह के लगा रहे थे, सबको कह रहे थे तुम्हारी भी तजवीज़ मान ली, आपकी भी मान ली, और फिर उन्होंने कहा कि बड़ा एक बैलेंस्ड और मतवाजन बजट है। फिर वो मुआशी हालात का ज़िम्मेदार उन्होंने ठहराया, तहरीक इंसाफ की जो 3.5 साल हुकूमत है उसको उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया कि जितनी भी मुआशी तबाही की आज ज़िम्मेदारी बनती है वो तो आप लोगों की बनती है, तहरीक इंसाफ की बनती है। तो इस सूरत हाल में तो ऐसा ही बजट हो सकता था। फिर देखिए, शुक्र करें कि इन्होंने कायदे आज़म पे नहीं डाला अभी, तो वरना तो मुझे तो शक है कि जब सारे इस सब पे इल्ज़ाम लगा देंगे ना तो एंड पे कायदे आज़म पे भी डाल देंगे। यदि आपने 1947 में जब पाकिस्तान बनाया था तो पाकिस्तान बनाते ही जो आपने इंडिया से अपना हक लेना था वो लिया नहीं, जिसकी वजह से आज हम कर्ज ले रहे हैं। तो इसहाक डार साहब की तो बात ही रहने देना। देखिए, आज जो अभी जैसे आपने कहा ना, कहके लगा रहे थे, हंस रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी भी बात रख ली, तुम्हारी भी बात रख ली, ये 14,000, ये इससे इनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं। ये हंस इसलिए नहीं रहे थे कि बड़ा अच्छा बजट दिया, ये हंस ये रहे थे कि मैंने ऐलान तो कर दिए, अब जिसने पूरा साल बैठना है वो जाने, उसका काम जाने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक जगह बात की है और मैंने ये कहा कि ये जो बजट है ना, ये इंस्टाग्रामेबल बजट है। अब आपको तो पता होगा, बीइंग खातून के इंस्टाग्राम में जो है लोग अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं और शेयर करते हैं, लोग देखते हैं। तो ये जो बजट है ना, ये सिर्फ फोटोशूट बजट था और ये बजट और फिल्टर लगे,
तो आपको पता है ना, फोटोज में फिल्टर भी लगती है खूबसूरत उसको करने के लिए। तो ये विद फिल्टर ऑन था ये बजट। इनको ये जो हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, इसलिए लगा रहे थे कि इनको पता है कि ये बजट काबिल अमल है ही। ये पहला बजट पाकिस्तान की 76 साल में बनाया गया है जिसमें अपने जो रेवेन्यू से ज्यादा जो है सूद की अदायगी है। बजट का 50% जो है सिर्फ जो है ना सूद की अदायगी में जाएगा पहली दफा, जो 15-20% होता था। फिर उसके लेकिन बाद वो कहते हैं कि भाई 3.5 सालों में 15,000 अरब का कर्जा तो तहरीक इंसाफ ने ले लिया, तो अब हम कर्जों में सूद की अदायगी में ना दें तो क्या करें? 18,000 अरब 18,000 तो हमने लिया 3.5 सालों में। इन्होंने एक साल में 15,000 अरब ले लिया। इन्होंने सारी कसरें तोड़ दी। और फिर ये जो बजट का खसारा इन्होंने ऐलान किया ना 6,000 अरब रुपए का सिर्फ, ये 6,000 मुंह से बोल रहे हैं तो माशाल्लाह 8-9,000 अरब हो जाना है। और फिर ये भी नहीं बताया। अच्छा, फिर इसमें मजे की बात देखें कि ये सारा का सारा ये कह रहे हैं कर्ज हमें जो है जो हम खसारा करेंगे ये बैरूनी ममालिक से कर्ज की शक्ल में आ जाएगा। 14 महीने से इनको किसी ने झेला नहीं दिया। ये जो हंस रहे थे ना ये इस पे हंस रहे थे कि ये मैंने ऐलान तो कर दिया है, आगे चलाएगा कौन, फिर आगे से कर्ज इनको कौन देगा। ये वही वाला काम किया इतने खसार, तकरीबन 7% खसारे के साथ अगर आप अपना बजट पेश कर रहे हैं तो फिर वही गाड़ी चलेगी, आप उधार लेंगे, फिर आप पे और कर्जा चढ़ेगा, फिर सूद आपको देना पड़ेगा, तो ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए मैं आपको बताऊं इनकी फिलॉसफी। 1994 में सिंध हुकूमत ने 2 अरब रुपए कर्ज दिया था। उसका सूद अभी तक वो कर्ज अपनी जगह, उसका सूद 22 अरब रुपए अब तक वो अदा कर चुकी है सिंध हुकूमत। 2 अरब रुपए असल नहीं उतारे, 22 अरब रुपए उस पर सूद दे दिया हुआ है। तो ये इनकी फिलॉसफी ये है। और ये नून लीग का पुराना स्टाइल है कि ये अभी वो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि तारीख में पहली दफा 1100 अरब रुपए 2 दफा जो है नून लीग की हुकूमत ने 1000 अरब से ऊपर बजट दिया, वरना आज तक किसी ने नहीं दिया। तरक्याती बजट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप कर्ज ले रहे हो और उसके ऊपर तरक्याती बजट, और फिर तरक्याती बजट में भी आप क्या करते हो, MNAs और MPs को दे देते हो कि जाओ इसको उड़ाओ जिसका हिसाब किताब नहीं। और जो मुल्क में जिस चीज की जरूरत है, इलेक्शन कराने के लिए पैसे चाहिए थे, उसके लिए आप नहीं देते। तो क्या इस बजट के बाद IMF को बजट पेश करने का भी तो इंतजार था ना? क्या इसके बाद हमें IMF से पैसे मिल सकेंगे, मुआहदा हो सकेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कल ये बात, बड़े कॉन्फिडेंट थे वो कि उन्हें अब आगे इसी रवा माली साहब महीने में ही जो है ना हमें पैसे मिल जाएंगे। तो या आपको अब लगता है कि फिर तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा जैसे पिछले साल हुआ था? बजट आया था, बाद में फिर हमें नया बजट लाना पड़ा था बिकॉज IMF राजी नहीं था। तो क्या IMF इससे राजी आपको लगता है होगा? देखिए शाजिया, ये जो बजट जैसे पिछले साल हुआ था ना, बजट दिया था और बजट पास होने से पहले फिर वापस से बजट तब्दील हो गया था। हाँ। ये इस दफा भी होगा। फिर अबूरी जो हुकूमत अगर आई तो वो भी जो ये बजट देखेगी तो उसके पास उनके वो वसाइल नहीं होंगे उस बजट के हिसाब से, तो उनको भी तब्दील करना पड़ेगा। और फिर जब अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन हो गया तो वो जो हुकूमत आएगी उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। और राज संभाल IMF का, तो ये जो बजट देखे 3 जगहों से IMF इसको जो है ना टोकरी में डाल देगी। एक तो खसारा बहुत बड़ा, दूसरा इन्होंने जो एग्जेम्पशन दी टैक्स वो सारी मजीद बढ़ा दी उल्टा, और तीसरा ये कि सब्सिडी जो IMF जिसके सख्त खिलाफ है वो इन्होंने 1100 अरब कर दी। और मजे की बात देखें कि इनकी नजदीक सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज जो है पूरे पाकिस्तान में है, बाकी यानी कि कितने होंगे, 50 लाख करोड़ होंगे 25 करोड़ के मुल्क में। 35% की तनख्वाह पड़ रही, मेरी बात सुने इसमें। और पेंशनर के लिए सिर्फ 17.5%, यानी पेंशनर के लिए महंगाई नहीं है। और दूसरी बात, जो सबसे गरीब तबका जो एहसास वाला था, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, 400 अरब से सिर्फ 450 अरब की है। तो ये मतलब आप सोचें कि ना जो दिखता है वो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्रामेबल इन्होंने बजट दिया है। मुझे बताएं 9,200 अरब कैसे इकट्ठा करना है भाई? आपने जो टैक्स का आपने टारगेट रख लिया है, कैसे अभी तो पिछला नहीं आप इसको अचीव कर सके, पिछला जो टैक्स आप लोगों का पिछले इस साल ये 7,000 अरब रुपए अगर इकट्ठा कर लेंगे ना जो खत्म हो रहा है, तो ये मिरेकल होगा। तो इस साल में पिछले साल के मुकाबले में जब 38% महंगाई थी, 38%, उसके बावजूद सिर्फ 800 अरब रुपए इजाफी कर जमा कर सके। अब 7,000 से 9,200 में जाना है इन्होंने। और मईशत आपके सामने सब कुछ बंद हुआ है, इम्पोर्ट LCs बंद, अब बिजली की लोड शेडिंग 8 बजे अब सब कुछ बंद करने का वैसे कह दिया है, वो अभी एक राउंड शुरू होना है।
हाँ। तो इन्होंने ये जो टैक्स के अहदाफ और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी एग्जैजरेटेड सिर्फ IMF को दिखाने के लिए कि देखें जी वो खसारा इतना नहीं कम नहीं कम। तो ये इस दफा मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो सामने वाले जो आएंगे ना उनके लिए बारूदी सुरंग अल्फाज ही कुछ अच्छा अल्फाज ढूंढे कि ये बिछा के जा रहे हैं। और ये जो खुशी जो आप कह रही है ना चेहरे खिलखिला रहे थे, ये जाते हुए इन्होंने जो है ना बस ये अब मजे लेके चले जाएंगे, बाकी अब जो पीछे रह जाएंगे वो सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुज़म्मिल असलम साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।